कर्नाटक के हुबली में छात्रा की हत्या के विरोध में राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले हुई इस हत्या के विरोध में आज भी लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और प्रदर्शन करते रहे। वहीं हुबली में लिंगायत संत डिंगलेश्वर स्वामी खुद अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक नेहा डिंगलेश्वर स्वामी जी की शिष्या थी और यही वजह रही कि नेहा की हत्या के विरोध में खुद डिंगलेश्वर स्वामी ने प्रदर्शन किया और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं कलबुर्गी में जंगम समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। कुछ देर पहले ही नेहा के परिवार वालों ने जी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि लव जिहाद में नेहा की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि फयाज काफी दिनों से नेहा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और जब उसने मना किया तो उसकी हत्या कर दी। मैं इसे लव जिहादी मानता हूँ, क्योंकि वो जो फयाज नाम का जो लड़का था, मेरी बहन की क्लासमेट था बीसीए के अंदर, तो तब बैकड्रॉप हो गया था कि हमारी लड़की इसी साल एमसीए का एडमिशन भी करवाए थे हमने। तो वो बंदा जो है, जो फयाज नाम का लड़का है, तो वो प्यार का इजहार किया था। हमारी लड़की ने, हमारी बहन ने रिफ्यूजल की थी, तो थ्रेटन देने लगा था कि मेरे से प्यार कर लो, मेरे से शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लड़की के पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या लव जिहाद की वजह से हुई, क्योंकि उनकी बेटी ने आरोपी फयाज का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। लव जिहाद वाले का जो संग है ना, वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए। इस बीच हत्या के आरोपी फयाज को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया गया कि आरोपी फयाज ने नेहा को प्रपोज किया था, लेकिन नेहा ने आरोपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नेहा 18 अप्रैल को कॉलेज परीक्षा देने आई थी। इसी दौरान उसने नेहा को मार डाला। हमले के बाद फयाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच कॉलेज कैंपस में हुई छात्रा की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां लड़की के पिता कांग्रेस पार्षद ने लव जिहाद में हत्या का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भरोसा दिया कि कानून अपना काम कर रहा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। We don't want to support anyone. Law will take its own course mercilessly. जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की वजह से राज्य सरकार पर मामले को छिपाने का आरोप लगाया। उस लड़की का पिता कुछ और कह रहा है और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, ताकि अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और ये सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है लव जिहाद का पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मतांतर के साथ साथ देशांतर करना चाहते हैं। और भले इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, उसे जेल भेज दिया गया हो, लेकिन ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा। इस बीच आरोपी फयाज की मां भी मीडिया के सामने आई और इस घटना पर दुख जताते हुए राज्य के लोगों से माफी भी मांगी। मीडिया के सामने आरोपी की मां फूट फूट कर रोती नजर आई। साथ ही आरोपी की मां ने कहा कि फयाज को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेहा अच्छी लड़की थी। अगर फयाज ने ऐसा किया है तो ये दर्दनाक है और फयाज सजा का हकदार है। इस मामले पर जारी सियासत के बीच प्रदेश की मंत्री लक्ष्मी बेहालकर नेहा के घर पहुंची और उनके परिवार वालों से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। एक रिस्पॉन्सिबल मंत्री हूँ, उससे पहले एक माँ हूँ। नेहा को न्याय दिलाने के लिए जो कार्रवाई हमसे बन सकती है, निष्पक्षपात, वो कार्रवाई हम कराएंगे। तो वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। हैदराबाद लोकसभा सीट के सियासी समर में तीर धनुष के बाद अब बीफ की एंट्री हो चुकी है।
चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी एक नए विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान है। ऐसे में AIMIM अध्यक्ष ओवैसी घर घर जाकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस प्रचार के दौरान ओवैसी एक बीफ की दुकान पर पहुंचे और आपत्तिजनक बात कहते हुए आगे बढ़ गए। आप भी गौर से सुनिए कि ओवैसी ने कहा क्या। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। वीडियो वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा पकड़ लिया और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ओवैसी के मुकाबले माधवी लता को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं हैदराबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने भी ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब ओवैसी बीफ के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए वोट मांगने जा रहे हो आप? असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे। इधर हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के तीर धनुष वाले इशारे और टी राजा सिंह के बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और हैदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वो हर तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी RSS को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने अपने अंदाज में ओवैसी के आरोपों का जवाब दिया। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? दरअसल रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालने के दौरान माधवी लता ने इशारों में तीर और धनुष चलाया था, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। हालांकि माधवी लता ने अपने इशारे पर माफी मांग ली थी। वार पलटवार का दौर यही नहीं रुका। ओवैसी ने सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दी तो माधवी लता ने भी करारा जवाब दिया। याद रखो बीजेपी RSS वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। जमहूरी तरीके से बीजेपी के साथ साथ वजीर आजम और RSS के लोगों से हमने मुकाबला किया इस सरजमीन पर। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी, लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। तीर के इशारे पर ओवैसी ने अपने लोगों से बाहर निकलकर वोट की चोट करने की अपील की। तो वहीं बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कहा कि अब तेलंगाना का हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे। आज का हैदराबाद का हिंदू जागरूक हो चुका है। ईंट का जवाब पत्थर से देना आज का हिंदू तेलंगाना, भाग्यनगर, हैदराबाद का जानता है कि किस तरह से इनको जवाब दिया जाता है। और महादेवी लता जी ने केवल एक तीर जैसा एक मूवमेंट लिया, उन्होंने तीर नहीं चलाया, लेकिन आने वाले समय में तीर भी चलेगा। मुंबई पुलिस को देर रात लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बड़ी धमकी मिली।
फोन करने वाले एक शख्स ने कहा कि इस गैंग का एक आदमी आज मुंबई पहुंचेगा और बड़ी वारदात को अंजाम देगा। यह धमकी मुंबई पुलिस को एक शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी। उसने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक आदमी आज सुबह 10 बजे दादर रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। उसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी होगी और यही शख्स मुंबई में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर दहशत फैला देगा। धमकी भरा कॉल आने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो फोन करने वाले शख्स का पता चल गया, जिसके बाद कल्याण जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फोन करने वाले शख्स का नाम चंद्रशेखर है और पुलिस पूछताछ में उसने नशे में कॉल करने की बात कबूली। लेकिन असली हड़कंप उस वक्त मचा जब एक शख्स ने मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ओला कैब ही बुक कर दी। हद तो तब हो गई जब ओला बुक करने वाले शख्स ने अपनी पिकअप लोकेशन गैलेक्सी अपार्टमेंट बताई, जो सलमान खान का घर है। वहीं बुकिंग मिलने के बाद जैसे ही ओला कैब का ड्राइवर टैक्सी लेकर पिकअप लोकेशन पर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। तब टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई कहां पर है, उसके लिए गाड़ी आई है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही वॉचमैन ने बांद्रा पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद बांद्रा पुलिस मौके पर पहुंची और टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानता और वो सिर्फ बुकिंग मिलने पर ही यहां आया है। तहकीकात में मालूम पड़ा कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी कोई गलती नहीं है, टैक्सी जो है वो बुक की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने ओला बुक करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जब नंबर की जांच की तो मोबाइल नंबर गाजियाबाद के गोविंदपुरम में रहने वाले रोहित त्यागी नाम के एक लड़के का निकला, जिसके बाद पुलिस आरोपी रोहित त्यागी को अपने साथ मुंबई ले आई। जो रोहित त्यागी नाम का शख्स है, ये बीवीए शुभ भारती द्वितीय वर्ष का छात्र बताया जा रहा है और मानसिक रूप से कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते परेशान चल रहा है, जिसके कारण ये हरकत कर बैठा। मुंबई पुलिस अब इस बात की तस्दीक करने में जुटी है कि कहीं ये मामला लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा तो नहीं है। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर कल जब इसको कोर्ट में पेश किया गया तो 2 दिन की हिरासत में इसे मुंबई पुलिस को दे दिया गया। हालांकि मामला एक्टर सलमान खान से जुड़ा होने की वजह से पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, क्योंकि 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली थी और इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। इसलिए मुंबई पुलिस सलमान खान की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब आपको बताते हैं कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कब सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है। साल 1998 में काले हिरण का शिकार करके सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आए थे, जिसके बाद बिश्नोई ने 2018 में सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद साल 2019 में दबंग फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी सलमान खान को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तब गाजियाबाद के एक शख्स ने ईमेल भेजकर उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद साल 2020 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शार्प शूटर से सलमान खान के घर की रेकी करवाई थी। इसके बाद जून 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरी एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें सलमान को जान से मारने की बात कही गई थी। 2022 में ही सलमान खान को 3 ईमेल आए थे, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके अगले साल मार्च 2023 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी थी और अब 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 बदमाशों ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करके दहशत फैला दी है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, इसलिए दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने ताकत झोंक दी। पीएम मोदी नांदेड़ में चुनावी रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि राहुल गांधी इस बार वायनाड से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, राहुल गांधी वायनाड छोड़कर भाग जाएंगे। जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। क्योंकि पहले चरण के मतदान के दौरान कई राज्यों में बेहद कम वोटिंग हुई, इसलिए पीएम मोदी ने कम वोटिंग परसेंटेज के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि कांग्रेस हार रही है, इसीलिए कांग्रेस के समर्थक वोट डालने नहीं जा रहे।
लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो के क्या बैठ गए हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर रहे तो वहीं राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में हुंकार भरी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जनता से कई वादे किए। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले दावे पर भी जवाब दिया। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। राहुल गांधी ने भागलपुर से ऐलान किया कि अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के युवाओं को अच्छी नहीं लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए राहुल गांधी की रैली में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। वहीं भागलपुर में चुनावी रैली करने के बाद राहुल गांधी यूपी के अमरोहा भी पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली की और इंडिया गठबंधन की ताकत को दिखाया। और दूसरे चरण के मतदान से पहले अमरोहा में राहुल और अखिलेश एक साथ बीजेपी पर गरजे, क्योंकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपी में 2 शहजादों की फ्लॉप फिल्म चल रही है, इसलिए प्रधानमंत्री के इन आरोपों का अखिलेश यादव ने अमरोहा से ही जवाब दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। क्योंकि जब पीएम मोदी अमरोहा आए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढोलक देकर उनका स्वागत किया था, इसलिए अखिलेश यादव ढोलक को सियासी हथियार बनाकर भी सियासी बाण चलाते नजर आए। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि कोई भी अंबेडकर साहब के संविधान को नहीं बदल सकता। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ही सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, यानी सूरज अब आग उगल रहा है और देश के 10 से ज्यादा राज्यों में हीट वेव जैसे हालात हैं। क्योंकि एक दिन पहले ही इन राज्यों के 17 शहरों में दिन का तापमान 43 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इन शहरों में गर्मी ऐसी कि लोग पसीने से तरबतर नजर आए। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और गर्मी के तीखे तेवरों से जनता की परेशानी बढ़ गई। जिन राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है उनमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड के कई शहरों में तो हीट वेव का असर भी दिखने लगा है। काफी शहरों में झारखंड में जो पारा है वो 40 को क्रॉस कर गया है, कुछ जगहों में 40 के आसपास में है। इस गर्मी में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो वहीं कई राज्य लू की चपेट में हैं। यही वजह है कि लोगों को जरूरी काम से ही घरों से निकलने की सलाह दी जा रही है। अनायास ही गर्मी में बाहर दोपहर में नहीं निकले, स्कूल को भी इस प्रकार सभी डायरेक्शन दिए गए हैं। लोगों की परेशानी फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में हीट वेव जारी रहेगी और फिलहाल भीषण गर्मी की वजह से देश के करीब 12 राज्य हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। हालात ये है कि यहाँ सूर्य देव का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और अप्रैल के महीने में ही मई और जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जो 12 राज्य हीट वेव की चपेट में हैं, उनमें बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों के करीब 17 शहरों में दिन का तापमान 43 डिग्री से लेकर 44 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। इन शहरों में नांदल 44.3, बोधगया 44.3, बारीपदा 44.2, आसनसोल 44, अकोला 44, झारसुगड़ा 43.8, चंद्रपुर 43.8, वासिम 43.6, प्रयागराज 43.6, कडापा 43.6, मिदनापुर 43.5, टिटलागढ़ 43.5, डाल्टनगंज 43.2, जमशेदपुर 43.2, तिरुपति 43.2 और ब्रह्मपुरी 43.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। जानकारों के मुताबिक इन राज्यों में हीट वेव की स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। गर्मी के मौसम में लू लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। चिलचिलाती धूप में कुछ बातों को ध्यान में रखकर लू से बचा जा सकता है। जितना संभव हो सके धूप में निकलने से बचने का प्रयास करें।
जरूरी हो तो घर से तभी निकलें और छाता अपने साथ जरूर रखें। गर्मी से बचने के लिए ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें, साथ ही धूप का चश्मा और टोपी का इस्तेमाल करें। ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन लेने से बचें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ यानी पेय पदार्थ का सेवन करें। शराब, चाय, कॉफी से बचने की कोशिश करें और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। अगर आपको काम के सिलसिले में रोज दिल्ली से गुरुग्राम आना जाना पड़ता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारत की इंटरग्लोब एविएशन और अमेरिका की आर्चर एविएशन ने दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए करार कर लिया है। यानी अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगने वाले मीलों लंबे जाम को आसमान में उड़ते हुए टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। भारत के इंटरग्लोब एविएशन और अमेरिका की आर्चर एविएशन के बीच एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए करार हुआ है। इस करार के तहत आर्चर एविएशन ड्रोन टैक्सी मुहैया करवाएगी और इंटरग्लोब उसके संचालन का जिम्मा संभालेगी। इस समझौते के तहत इंटरग्लोब एविएशन आर्चर एविएशन से 200 एयर टैक्सी खरीदेगी। इंटरग्लोब एविएशन देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस इंडिगो की पेरेंट कंपनी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुरुग्राम के बीच एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत 2026 तक हो सकती है। ये एयर टैक्सी दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर सिर्फ 7 मिनट में तय कर सकती है, जिसे अभी तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और ट्रैफिक जाम लगने पर यह सफर कई घंटों का भी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस एयर टैक्सी का किराया कितना होगा। हालांकि किराया अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुरुग्राम तक के सफर के लिए लोगों को 2000 से 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। पिछले चंद वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रोड ट्रैफिक उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। पीक ट्रैफिक आवर्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगा रहता है। इस हिसाब से एयर टैक्सी ट्रैवल टाइम कम करने में एक रेवोल्यूशन की तरह है। आर्चर एयरलाइंस ने 2021 में एयर टैक्सी बनाने की शुरुआत की थी। उसके बाद से ही कंपनी उसकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स पर काम कर रही है। इसकी एक झलक दिखी अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां आर्चर एविएशन की फ्लाइट टेस्ट फैसिलिटी है। कंपनी ने अपनी एयर टैक्सी का ट्रायल किया, जिसके लिए एयर टैक्सी को हेलीपैड जैसी जगह पर लाया गया और इंजन स्टार्ट होते ही ये एयर टैक्सी धीरे से ऊपर उठी और आसमान में आगे बढ़ चली। आर्चर एविएशन कैलिफोर्निया की टेस्टिंग फैसिलिटी में लगातार मिडनाइट एयर टैक्सी का ट्रायल कर रही है, ताकि जब ये टैक्सी लोगों को लेकर उड़े तो किसी तरह की कोई मुश्किल न आए। टेस्टिंग के दौरान टेक ऑफ, लैंडिंग, सेफ्टी और लोगों की सहूलियतों पर ध्यान दिया जाता है, ताकि कंपनी अपने ग्राहकों को शानदार अनुभव मुहैया करवा सके। आर्चर एविएशन भारत के अलावा यूएई के अबू धाबी में एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए करार कर चुकी है। दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जो एयर टैक्सी उड़ेगी उसका नाम आर्चर एविएशन ने मिडनाइट रखा है। इसे पूरी तरह आर्चर के कैलिफोर्निया स्थित प्लांट में डिजाइन किया गया है। मिडनाइट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है, यानी बैटरी से चलती है। इसमें 6 बैटरीज का पैक लगा है, जो कुछ ही मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। ये एयर टैक्सी ड्रोन फ्लाइंग सिस्टम की तरह ऑपरेट करती है। ये VOTL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तकनीक से लैस है, यानी ये एयर टैक्सी जहां खड़ी है वहीं से सीधे उड़ सकती है और नीचे उतर भी सकती है। आसान शब्दों में समझें तो इसे उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है। इस एयर टैक्सी में 12 रोटर्स यानी पंखे लगे हैं, आगे की ओर 4 और पीछे की ओर 4। इसका फायदा यह है कि एक छोटी सी जगह से उड़ान भर सकती है और उतर सकती है। एक बार चार्ज होने पर यह एयर टैक्सी 80 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। कंपनी के मुताबिक इसकी अधिकतम रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें एक पायलट और 4 यात्रियों के लिए बैठने की जगह है। दिल्ली और गुरुग्राम की ऊंची इमारतों पर हेलीपैड बनाकर इस एयर टैक्सी को ऑपरेट किया जा सकता है। अगर एयर टैक्सी का संचालन सफल रहा तो आगे चलकर इसे एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत में एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए इससे जुड़े नियम कायदे और SOP बनाने की जरूरत होगी। अभी भारत में एयर टैक्सी से जुड़े दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन जिस तेजी से यह सेक्टर आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आर्चर एविएशन को जो है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका का एविएशन रेगुलेटर है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी।
उसके बाद वो हमारे डीजीसीए के पास आएंगे और डीजीसीए जब पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएगा तब डीजीसीए उनको जो है एयर टैक्सी लॉन्च करने का अप्रूवल देगा। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाएंगे। देखिए, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी समस्या होगी और इसके लिए डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट जो रेगुलेटर हैं उन सबको मिलकर जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में सोचना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के करीब हुई आत्मदाह की कोशिश पर कुछ भी नहीं कहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सिर्फ बाइडेन प्रशासन और न्यायपालिका पर सवाल उठाए। डोनाल्ड ट्रंप ने हश मनी केस को बुरी नीयत से फंसाने की कोशिश कहा। यही नहीं, ट्रंप ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायिक प्रणाली के साथ जो भी हो रहा है वो अपमानजनक है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 34 आरोप झेल रहे हैं। हालांकि सभी आरोपों में उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है, लेकिन अगर इन सभी आरोपों में वो दोषी करार दिए जाते हैं तो हर आरोप के लिए उन्हें 4 साल की सजा होगी। ऐसे में अगर ट्रंप को सजा होती है तो अमेरिकी संविधान के मुताबिक वो राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे। जाहिर है ट्रंप का पॉलिटिकल करियर उन पर चल रहे मुकदमों पर टिका है। अगर वो बेदाग साबित हो जाते हैं तो फिर रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनौती दे सकती है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ चल रहे हुश मनी केस के ऊपर। दरअसल किसी को ब्लैकमेल करने या मुंह बंद रखने के लिए दी जाने वाली राशि को हश मनी कहा जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल से संबंध होने की बात सामने आई थी। साल 2016 में आरोप लगा कि ट्रंप ने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल से अपने संबंधों को छिपाने के लिए उसे $1,30,000 का भुगतान किया था। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने यह रकम उनके वकील माइकल कोहेन को दी थी, जिन्होंने ट्रंप की ओर से पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को इसका भुगतान किया। इसके बाद साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने कोहेन को एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन के लिए पैसे दिए थे, जबकि उसी साल कोहेन ने भी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया और ट्रंप के खिलाफ बयान दे दिया। Zee News।